हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री के लेक्चर में आपका स्वागत है। जो लेक्चर आपको आपके जेई और नीट को क्रैक करने में हेल्प करेगा, जिसका आप टारगेट कर रहे हो 2027 में, है ना। और इसीलिए ट्रेंडिंग ट्यूटर को जल्दी से जल्दी फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम आपको जेई मेंस और नीट लेवल के बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हम सारे पीवाईक्यू सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं। और ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको भी पता है कि भैया सीबीएसई इज़ नॉट इनफ, है ना। सीबीएसई इतना मतलब अच्छा नहीं रहा अब कि भी आपको सीबीएसई के बेसिस पे ही अच्छा कॉलेज मिल जाए, है ना। तो आपका डिसाइड कौन करेगा? जेई और नीट। जितना अच्छा आपका रैंक आएगा उतना अच्छा आपको क्या मिलेगा? कॉलेज मिलेगा। उतनी अच्छी आपकी डिग्री होगी तो उतनी ही अच्छी आपकी वैल्यू भी बनेगी। अदरवाइज लोकल कॉलेज से, अपने मोहल्ले वाले कॉलेज से करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है ना, इंजीनियरिंग हो या मेडिकल। तो ये सब चीज़ें आपको पता है, समझदार बच्चे हो आप, तो इसीलिए। और सही बताऊँ तो पूरे यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिल रहा ऑर्गेनाइज्ड वे में। ठीक है, हर एक लेक्चर ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग ट्यूटर को तो फॉलो करना यार बनता ही है। चलो, आज है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 11। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए तो प्लीज़ वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने बोहर्स मॉडल, उसका है ना लिमिटेशंस कर ली थी, और उस पर क्वेश्चंस भी हमने अटेम्प्ट किए थे। और बाकी क्वेश्चन आप लगा सकते हो, जो भी कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे या यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हो। आज है हमारा डुअल नेचर ऑफ मेटल। अब डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन बोलो या मैटर बोलो, ठीक है, कहीं पे रेडिएशन लिखा हो कहीं पे मैटर लिखा हो, कोई बात नहीं। तो ये होता क्या है? ठीक है, डुअल नेचर का मतलब दो नेचर पोजेस करते हैं। दो नेचर कौन कौन से? पार्टिकल नेचर, ठीक है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर। अब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर ना मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ, और आई डोंट थिंक सो कि ये मुझे बार बार करना चाहिए, नहीं तो आपकी भी आदत ख़राब होएगी, है ना। और रिवीजन आपकी कम होगी। तो और जो बच्चा अभी से जुड़ रहा है ना, कोई बच्चा बीच में से देख रहा है, तो अच्छी बात है यार, आप जुड़ो। लेकिन कोशिश करो, नया लेक्चर तो आप देखो ही, साथ साथ आपकी जो बैकलॉग है ना, वो क्लियर करते जाना। और यूट्यूब की तरह नहीं है कि यहाँ पे आपको रैंडम कंटेंट मिल रहा है। लेक्चर 1 से लेके लास्ट तक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, जैसे आपको पेड लेक्चर्स में मिलते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के पेड लेक्चर जो होते हैं, जिसमें आप 50-50 60-60 हज़ार रुपए देते हो, तो वैसे ही आपको यहाँ पे लेक्चर मिल रहे हैं। चलिए, देखो पार्टिकल कुछ, अब इनमें दिक्कत क्या थी सर? डुअल नेचर क्यों है ना, पार्टिकल नेचर वेव नेचर। अरे भैया, मतलब ये लगा लो कि इन साइंटिस्ट में ना विवाद था, इनमें लड़ाई चलती रहती थी। कोई तो कहता था कि रेडिएशन है या मैटर है वो पार्टिकल नेचर का होता है ना। कोई कहता था कि यार ये वेव नेचर का होता है। अब कुछ इफेक्ट, जैसे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है आइंस्टाइन जी को। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? पार्टिकल नेचर से ही तो आप क्या कर पाए, डिस्क्राइब कर पाए, है ना। जबकि वहीं पे कुछ इफेक्ट्स ऐसे होते हैं, डायफ्रैक्शन, नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। नेक्स्ट क्लास मतलब क्लास 12th में। ठीक है, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस की बात तो क्लास 11th में भी हो जाएगी। ये कुछ फिनोमिनाज ऐसे हैं जो आपने पहले भी लिखे हुए हैं। ये इनको डिस्क्राइब करने के लिए पार्टिकल नेचर इनफ नहीं था, है ना। इनको डिस्क्राइब करने के लिए पार्टिकल नेचर इनफ नहीं था। तो इन दो साइंटिस्ट, दो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट में लड़ाई चलती रहती थी कि भैया वेव नेचर भी है, ये वेव नेचर है, ये कहते थे नहीं नहीं, मैटर का रेडिएशन तो क्या है, वेव की तरह एक्ट करती है, ये कहते थे नहीं, पार्टिकल की तरह एक्ट करती है। तो हमारे एक साहब आए, कहते क्यों लड़ रहे हो यार, है ना, जिनका नाम था डी ब्रोगली। इन्होंने कहा दिक्कत हो रही है, ठीक है, छोड़ो, दोनों नेचर एक्सेप्टेड है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी, दोनों ही मान लेते हैं। ठीक है, मतलब इतने सिंपल तो नहीं था, सब कुछ उन्होंने प्रूव किया। ये तो बस आपको कहानी बनाने के लिए कि आपको याद रहे ऐसा। क्योंकि इस चैप्टर में कई बच्चे ये भी दिक्कत करते हैं कि सर हमें तो याद ही नहीं रहता किसने क्या कहा था, है ना। कौन कौन सी थ्योरी किसने प्रपोज की, क्या किस चीज़ के बारे में किसने बताया। तो जो डुअल नेचर है कि पार्टिकल के पास या मैटर के पास क्या होता है, डुअल नेचर है, ये हमें किसने बताया? डी ब्रोगली ने। ठीक है, तो डी ब्रोगली साहब क्या बता गए थे? पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो इन्होंने कहा देखो,
हमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये चीज़ हमने पढ़ी है ना। और एक बहुत ही फेमस इक्वेशन जो आप सबको पता है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप। आइंस्टाइन के मास एनर्जी रिलेशनशिप क्या कहता है? ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेव के लिए है ना, मास किसका होगा? पार्टिकल का होगा। तो इन्होंने इन दोनों इक्वेशन से एक रिलेशन एक्सटेब्लिश कर दिया यार, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ठीक है, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। और यहाँ पे न्यू को, फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिख सकते हैं? एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। तो यहाँ से लेमडा क्या आया? एच अपॉन एम सी। तो देखो, वेवलेंथ और पार्टिकल मास में इन्होंने क्या कर दिया? एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया, है ना। तो यहीं पे, यहीं से हमारा जुड़ाव हो गया कि भैया हर एक पार्टिकल जिसका मास है उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ भी होगी। जिस पार्टिकल का मास है उस पार्टिकल की क्या होगी? वेवलेंथ भी होगी। अब मास तो हर चीज़ का है, जिस भी कोई भी चीज़, आप मैटर किसको कहते हो? मैटर की कंडीशन ये है कि भैया पहले उसका तो मास होना चाहिए। अब मास है तो उसकी वेवलेंथ भी है। वेवलेंथ किसकी होती है? वेव की होती है। अब वो मैटर पार्टिकल है, वेव है। एनर्जी, सॉरी, रिलेशन क्या हो गया? एस्टेब्लिश हो गया ना कि मैटर के पास क्या हो सकता है? डुअल नेचर भी हो सकता है। ठीक है, मैटर कैन पोजेस डुअल नेचर। ठीक। तो यहाँ पे जो टर्म्स हैं उसको हम लिख लेते हैं, लैम्डा, वेवलेंथ, या इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बोलते हैं, उन्होंने प्रपोज की थी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्लियर। एच, प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ पार्टिकल हो गया एम। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देख रहे हो, एम सी सी, स्पीड ऑफ लाइट, मतलब बहुत तेज अगर पार्टिकल चल रहा है तो उसके क्या होगा? कुछ वेव होगा, है ना। तो यहाँ पे आगे जाके अब हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि क्या सभी के पार्टिकल के पास, सर हम क्रिकेट बॉल, अब आपने किया भी होगा ना, क्रिकेट बॉल है सर, मैटर है, उसका मास है, उसकी वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ, तो वहाँ पे तो हमें वेव दिखाई नहीं देती। तो आगे इनकी फर्दर कंडीशंस भी पढ़ोगे। सी स्पीड ऑफ लाइट। अब हर एक ऑब्जेक्ट तो यार स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चल रहा, है ना। हर एक चीज़ तो स्पीड ऑफ लाइट से चल नहीं रही। अगर कोई पार्टिकल है, ये वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? एच इज इक्वल टू, सॉरी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जहाँ पे वी क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ज़रूरी थोड़ी है हर एक चीज़ लाइट की स्पीड से ही चलेगी, नहीं ना। तो ये चीज़ तो हमारे पास ज़रूरी नहीं है। तो अब ये फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, इसके आपको बहुत सारे रूप देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके ना आपको बहुत सारे रूप देखने को मिलेंगे। जैसे पहली चीज़, मोमेंटम। ऐसे लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की टर्म में, अब मोमेंटम हमें पता है क्या होता है? पी इज इक्वल टू एम वी। तो यहाँ पे लेमडा क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी। लेमडा क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी। चलो जी, अब दूसरी फॉर्म। अब अगर ये पार्टिकल वी वेलोसिटी से चल रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी हाफ एम वी स्क्वेयर, है ना। तो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी,
इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, यहाँ से mv की वैल्यू निकाल लो, है ना। यहाँ से mv की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ऐसे ही होगा, है ना। तो चलो, आ, क्या वैल्यू आएगी, 2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv²। तो mv की वैल्यू √2 × ke। नहीं 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 नहीं, इसको m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आएगी। इधर m से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी आपको m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2m × ke इज इक्वल टू mv। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब डालें फॉर्मूले में, लेमडा इज इक्वल टू h/mv। लेमडा इज इक्वल टू h/mv। तो h/√2m काइनेटिक एनर्जी, 2m काइनेटिक एनर्जी। तो इनको ना बढ़िया से डब्बों में बंद करते रहना ठीक है। तो हटा के बढ़िया वाला डब्बा लगा देते हैं यहाँ पे। अरे अरे अरे, ये ठीक है ना। तो क्योंकि हाईलाइटेड रहने चाहिए, और जितने भी, मैं तो कह रहा हूँ अपनी फॉर्मूला शीट बनानी तैयार कर दो, बाद में आप ही को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है यहाँ पे। चलो, 3 डब्बे हमारे बन गए। और डब्बा कैसे बनाएं, और इसमें क्या किया जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल की फॉर्म में भी हम बना सकते हैं। पोटेंशियल की फॉर्म में बनाएं तो आपको पता है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है, वो रेस्ट से अगर चल रहा है, इसको v पोटेंशियल से पास करवाएं, v पोटेंशियल से इसको पुश किया जाए, तो इसके पास एनर्जी आती है। और वो एनर्जी कितनी होती है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चार्ज है q, पोटेंशियल है v। ये चलेगा चलेगा तो मतलब इसमें क्या आई, काइनेटिक एनर्जी। क्या ही काइनेटिक एनर्जी। और अभी हमने फॉर्मूला देखा था h/√2m काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ h/√2m/q/v। ठीक है, क्लियर है। तो बन गए भाई फॉर्मूले। यहाँ पे भी डब्बा लगा देते हैं। ये लो, है ना। तो 4 डब्बे बन गए आपके, तो 4 फॉर्मूले। और चार्ज पार्टिकल आपको पता है हमारे कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, और अल्फा पार्टिकल भी हम लेके चलते हैं। तो चलो, इनके लिए निकाल लेते हैं। अब ये जो हमारे पास एक फॉर्मूला आया, h/√2m/q/v। ठीक है जी। अब इसमें देखो, h कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, h भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। और साथ में अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लेके चलूँ, 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज की वैल्यू भी कांस्टेंट, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और उसका मास भी कांस्टेंट, 9.1 × 10⁻31 kg। तो जब ये इतने सारे कांस्टेंट अगर मैं इसमें डालता हूँ, तो यहाँ से मेरी लेमडा की वैल्यू आती है 12.27/√v। ठीक है, किसमें, एंगस्ट्रॉम में। किसमें आएगा ये, एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होगी, ठीक है, अगर उसका पोटेंशियल गिवन है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। सिमिलरली प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए Q की वैल्यू
1.6 इंटू 10⁻⁻19। m की वैल्यू 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो जब यहाँ पे आप ये वाली वैल्यूज पुट करोगे तो ये आएगा 0.286 अपॉन √v। और ये भी किस में आएगा, एंगस्ट्रोम में आएगा। तो इसको भी डब्बे में बंद करो। और सिमिलरली आप किसके लिए निकालोगे, अल्फा पार्टिकल के लिए। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, He++ है ना, He2+ जो आपका होता है। अब यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, चार्ज कितना होगा, ट्वाइस ऑफ ई, ठीक है, 2e के बराबर होगा। और मास जो होगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा, 4 AMU, है ना, 4U। तो जिसको हम 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg लिखेंगे। और ये 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिखा जाएगा। जब ये वाली वैल्यू आप डालोगे तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आएगी 0.101 अपॉन √v एंगस्ट्रोम। तो इसको भी डब्बे में डाल दो। तो अब मेरे हिसाब से पेन पॉइंट भी आप समझ रहे हो इस चैप्टर का, है ना। ये फॉर्मूले बहुत सारे हो गए सर। एक छोटी सी चीज़ पढ़ाई थी, H λ=H/V। उसी को घुमा घुमा के ये 6-7 डब्बे बना दिए। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डब्बे पे आप पहुंच चुके हो, है ना। और टॉपिक ख़त्म भी हो चुका है। क्या बात कर रहे हो, हाँ जी, टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमें क्वेश्चंस ही करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका NCERT का ही लगाएं। मैं ऐसा क्वेश्चन लिख के नहीं लेके आया कि टाइम नहीं था अभी भी। सुबह के 4:45 हुए हैं, ठीक है। सुबह के 4:45 हुए हैं। डेट है 28/8/2025। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख के लेके आया, मेरे पास मेरी ना PDF वगैरह है, उसमें से मैं क्वेश्चन देख के आपको डिस्क्राइब कर दूंगा कि क्वेश्चंस क्या हैं आपके। जैसे NCERT का क्वेश्चन है, वेवलेंथ पूछी हुई है। वेवलेंथ ऑफ बॉल ऑफ मास 0.1 kg, ठीक है। और जिसकी वेलोसिटी दी हुई है ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। क्लियर, चलो अब निकालते हैं इसका वेवलेंथ H/mv, H/m इंटू v। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 0.1 इंटू 10, 0.1 इंटू 10, तो ये कैंसिल हो गया। वेवलेंथ कितनी आई, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 एंगस्ट्रोम, ठीक है। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे तो एंगस्ट्रोम में नहीं आएगा, यहाँ पे तो हमारा सब कुछ SI में ही है, ठीक है। यहाँ पे तो हम सब कुछ क्या डालेंगे, SI में ही डालेंगे। तो ये हमारा क्या था, मीटर आई। अब देखो यार, यहाँ से आपको क्या चीज़ दिख रही है, बोल थी, है ना, 0.1 kg की बोल थी, मतलब 100 ग्राम की आपके पास बोल थी, जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। उसकी वेवलेंथ इतनी कम आ रही है, क्या ये वेव आपको दिख पाएगी, नहीं दिखेगी ना, बिल्कुल भी नहीं दिखेगी सर। तो इसीलिए ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक चीज़ों के लिए तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट काम करता है कि मैटर के पास दोनों चीज़ें वो एक साथ पोजेस कर सकता है। लेकिन मैक्रोस्कोपिक, जहाँ पे पार्टिकल क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जहाँ पे पार्टिकल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है,
तो वहाँ पे ये चीज़ काम नहीं कर पाएगा। ठीक, वहाँ पे ये चीज़ काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मास क्या है, बॉडी का बहुत बड़ा हो जाता है, मास बड़ा हो जाएगा, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, मास बड़ा हो जाता है, वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और फिर उसको वेलोसिटी से क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, वैल्यू उतनी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो इसीलिए ना ये इलेक्ट्रॉन वगैरह के लिए, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उनके लिए तो ये ठीक काम करता है। ठीक है, उनके लिए तो ये बढ़िया काम कर रहा होता है। क्लियर। अब जैसे आप ये निकालो, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द wavelength of electron moving at 5.31 into 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसकी अब निकालो, चलो लैम्डा इज इक्वल टू, अब इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी है। अब सर वो वाला फॉर्मूला लगा लूँ, ये वाला 12.27 अपॉन अंडर रूट वी वेलोसिटी दे रखी है। अरे यहाँ पे ये जो है, इसको भी मैं लिख देता हूँ, ये पोटेंशियल है। कभी ये वाला फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, आते बढ़िया बढ़िया ऐसे नंबर आ रहे हों और आप उनको धक्का दे के भेज दो कि हमें नहीं चाहिए, ऐसा मत करना। ठीक है। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 5.31 इंटू 10⁻6। अब देखो, मास बहुत कम, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा, ओवरऑल क्या होगा, ये लेमडा कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट आएगा। लेमडा की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट सी वैल्यू एक आएगी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाके 31 माइनस 3 और 6 9, है ना। तो 6.6 अपॉन 9.1 इंटू 5.31 इंटू 10⁻⁻9 हो गया ये। ठीक है, अब मतलब अगर इसको सोल्व भी करें, अगर आप इसको सोल्व भी करते हो, नीचे डिनोमिनेटर कितना बनेगा, 9 30 45 48 47 के आसपास ये बनेगा, है ना। तो 48 47 के आसपास ये बनेगा, तो लगभग लगभग एंगस्ट्रॉम में लेके जाएंगे तो 1.3 1.4 के आसपास ये क्या आएगी, वैल्यू आएगी। क्लियर है, क्लियर है। इतनी ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये मीटर में ही रहेगा, 10⁻⁻10 यहाँ पे करके उस 10⁻⁻10 को हमने एंगस्ट्रॉम में लिखा, तो 1.4 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगी। ठीक है जी, ये वेवलेंथ अब आपको, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक में आपको दिखेगी भी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डुअल नेचर किन का पोजेस करता है, डुअल नेचर उनका पोजेस करता है जिसका मास बहुत कम हो और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, अगर मैं आपके लिए यहाँ पे नोट भी लिखूँ ना, जो आपके स्कूल विकूल में काम आ जाता है, कि जो डुअल नेचर है उसके लिए पार्टिकल की कंडीशन होती है कि पार्टिकल का मास बहुत कम हो और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो, तो वो पार्टिकल क्या करेगा, डुअल नेचर पोजेस कर सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर पोजेस करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के तरह भी एक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी एक्ट करता है। अभी आपको शायद पता नहीं है ना। अभी आपने क्या किया है कि जैसे ये शेल बनाई है, आपको लगता है इसमें इलेक्ट्रॉन है ना, वो ऐसे चल रहा है सर। को भी पिछले वाली ही स्लाइड पे ले लेते हैं।
ऐसे नहीं चलता यार इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं चलता है, बिल्कुल भी नहीं चलता। फिर कैसे चलता है ये? एक मिनट। अगर ये चीज़ है तो इलेक्ट्रॉन अब देखना कैसे चलेगा, पता है आपको ये बात? ऐसे वेव की फॉर्म में चलता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वेव की फॉर्म में ऐसे चलेगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये भैया ऐसे घूमी घूमी ऐसे नहीं करता ये, इस डिज़ाइन में थोड़ा सा कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, डुअल नेचर होता है, पार्टिकल भी और आपका वेव भी। तो ये कंडीशन होती है, जनरली आप देख लेना, ये थ्योरी पढ़ोगे तो आपको मिलेगी। चलो, हम आ जाते हैं फिर से अपने क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन मान लेते हैं दो पार्टिकल हैं। एक पार्टिकल ये है एम मास का, अरे अब ये हर एक को ही शेप में बना देगा, ये जा भी नहीं रही है, शाबाश। एक पार्टिकल है एम मास का और एक पार्टिकल है 2m मास का, ठीक। इसकी भी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। तो इनकी वेवलेंथ का रेशो, इसके लैम्डा वन और ये है लैम्डा टू, तो लैम्डा वन बाई लैम्डा टू बता दो क्या होगा, ठीक है। लैम्डा वन बाई लैम्डा टू क्या होगा, तो ये चीज़ आपको बतानी है। तो देखो, अब क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा कैजुअल हो रहा है ना, क्वेश्चन हम डायरेक्ट लिख के नहीं लेके आ रहे, क्वेश्चन इसके आपको एक एक लाइन में ही बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। तो लैम्डा वन एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। यार लैम्डा वन वगैरह छोड़ो, लैम्डा का इन जनरल अगर मैं फॉर्मूला देखूँ तो ये है, ये कांस्टेंट, टू कांस्टेंट। इस केस में काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, कांस्टेंट है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, 1/√m। तो मैं लैम्डा 1/λ2 करूँ तो ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √m2/√m1, है ना। तो यहाँ से λ1/λ2 निकालना है तो वैल्यू डाल दो, इसका है √2m और इसका है √m। तो ये m से ये m कैंसिल, तो λ1/λ2 कितना आया, √2। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ज़्यादा वैल्यू डालने पे मत कोशिश किया करो, वैल्यू कोशिश किया करो कि आप बिल्कुल एंड में डालो, ठीक है। वैल्यू ना कोशिश किया करो कि आप बिल्कुल ही एंड में डालो, ठीक है। चलो, अब एक क्वेश्चन क्या था वो, 2020 का एक क्वेश्चन है। डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो फोर्थ बोहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। व्हाट इज द, फाइंड ऐसे लिख लेते हैं सिंपल सिंपल, फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ बोहर ऑर्बिट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ए नोट। ए नोट की टर्म्स में ही आप क्या कर लो, निकाल लो। क्लियर? तो ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क दे देता हूँ इसका मैं, ये 2020 का क्वेश्चन है आई गेस। क्लियर? 2020 का ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब कैसे निकालोगे, क्या करना है? सर वेलोसिटी नहीं दे रखी, ये कुछ नहीं दे रखा तो हमें नहीं पता, आप जैसे भी करके निकालो और निकाल के लेके आओ। इसका आंसर मैं आपको दूं, आप मैच कर सकते हो। इसका आंसर याद आ रहा है मेरे को, शायद 8 पाई ए नोट। चेक कर लेना जाके, क्वेश्चन को ऐसे ही डाल लेना, ठीक है। आपके पास ईयर भी आ जाएगा
और क्वेश्चन भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तरह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, एक क्वेश्चन है 2021 का क्वेश्चन है कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू अ कंप्लीटली लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 किलोवाट। ठीक है, 40 किलोवाट। और ऐसा कुछ था, नहीं ऐसा नहीं, फाइंड नहीं तो था, द इज एक्स इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, फाइंड एक्स। एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ दे रखी है जब उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस से हमने एक्सेलरेट कराया, पोटेंशियल डिफरेंस v की वैल्यू 40 इंटू 10⁻³ किलो वोल्ट में है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए लेमडा ई कितना होता है, 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। तो 12.27 अपॉन अंडर रूट 40 इंटू 10⁻³ तो ये कितना बाहर आएगा भाई, 2 इंटू 10⁻², है ना। और मीटर में दिया हुआ है, इसको भी 10⁻⁻10 भी लिखना पड़ेगा। तो 12.27 अपॉन 2 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻10, ये तो 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 6.135, मतलब 6.135 इंटू 10⁻⁻12। तो नियरेस्ट इंटीजर में x की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 6। नियरेस्ट इंटीजर में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन इतने टफ भी नहीं आते, क्वेश्चन इतने आसान भी नहीं आते। ठीक है, क्वेश्चन इतने टफ भी नहीं आएंगे और क्वेश्चन इतने आसान भी नहीं आएंगे। सारा का सारा मिक्स एंड मैच करके आपको चलना पड़ेगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको लेके चलने पड़ेंगे। क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। ठीक है, जैसे अभी हमने इसकी बात की थी, है ना, तो इसको हटाते हैं और हमने ये तो बात की थी, है ना, कि इलेक्ट्रॉन भैया अब कैसे चलता है। इलेक्ट्रॉन तो वेव की फॉर्म में यहाँ पे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा। क्लियर है। तो अगर अब ये वेव की फॉर्म में भी चल रहा है तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। अगर मान लेते हैं ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट का रेडियस है RN, किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है। ठीक है, न्यूक्लियस से ये डिस्टेंस क्या हो गया, RN। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये 2πRN होगा। ठीक है, कितना होगा ये, 2πRN। ये चीज़ क्लियर है। अब 2πRN में इसमें कितनी वेव्स आई, इसमें कितनी वेव आ रही हैं, ये कितनी वेव बन रही हैं हमें नहीं पता। तो 2πRN के अंदर n नंबर ऑफ वेव्स यहाँ पे फॉर्म होती हैं। तो एक रिलेशन यहाँ से निकाला जाता है, 2πRN इज इक्वल टू n लेमडा। 2πRN इज इक्वल टू n लेमडा। ठीक है, ये आप डायरेक्टली ऐसे बोल लो, या फिर इसको मैं दूसरे तरीके से, क्या पता आपके स्कूल में अलग तरीके से कराया हो, मैं वो भी बता देता हूँ।
अब वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, क्यों नहीं बता रहा मैं, क्योंकि स्कूल वाले ना देखो ऐसे बताते हैं, MV/n इज इक्वल टू NH/2 पाई। ये चीज़ नील बोहर ने बताई थी कि कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, किस ऑर्बिट में मिलेगा, जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, NH/2 पाई के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं MV की वैल्यू निकालूँ तो NH/2 पाई RN, और MV की वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू H न्यू से निकालूँ, H/MV से निकालूँ तो MV की वैल्यू क्या आ जाएगी, H/लेमडा इज इक्वल टू NH/2 पाई RN। H से H क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से N लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई RN। ये चीज़ आ गई। ठीक है, आपको करा देते हैं शायद ऐसे, बट इसको करेक्ट करने का मेथड ये नहीं है। जर्नल आप समझ सकते हो कि भैया अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 2 पाई RN। और 2 पाई RN ट्रैवल करेगा तो वो कितने नंबर ऑफ वेव्स बनाएगा, N नंबर ऑफ वेव बना रहा है। कितने नंबर ऑफ वेव बना रहा है, N नंबर ऑफ वेव बना रहा है। अब यहाँ से मेरे को एक चीज़ और पता लगी, अगर मैं जो N की वैल्यू डालूंगा, मतलब N की वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूँ, मतलब वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी वेव जनरेट हो रही है, एक, फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, या शेल बोलना, शेल वर्ड ज़्यादा लिख के आता है तो शेल लिख लेते हैं, वन शेल, फर्स्ट शेल होगी। तो कितनी वेव, एक, नंबर ऑफ वेव, ठीक है, क्लियर। क्योंकि एक चक्कर लगाएगा, एक चक्कर लगाने में, ठीक है, अब देखो यार, देखो देखो, एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में एक वेव क्या होगी, जनरेट होगी, एक, 2 पाई RN, आर के एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो सेकंड शेल कितनी वेव जनरेट करेगा, दो। थर्ड शेल कितनी वेव जनरेट करेगा, तीन। अगर तुमसे सीधा सीधा पूछ लें फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स इन थर्ड शेल, तीसरे शेल में कितनी वेव्स बनेंगी, तो तीसरे शेल में कितनी वेव बनेगी, एन, एन की वैल्यू होगी 3। तो कितनी वेव्स बनी मेरी, तीन वेव्स मेरी बनी। सिंपल ये चीज़ बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि एन लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई RN, और एक मैंने जनरल बता दिया कि 2 पाई RN इज इक्वल टू एन लेमडा। अब देखो, ये चीज़ हमें ने लिमिटेशन भी लिखी थी, ये चीज़ हमने ना लिमिटेशन में भी लिखी थी कि नील बोहर इसको नहीं डिस्क्राइब कर पाए थे। तो इन्होंने यहाँ पे किया, एक्चुअल में ये यहीं से आता है कि भैया जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 पाई RN किया, और उसमें उसने एन नंबर ऑफ वेव्स क्या की, जनरेट की। ठीक है, उन्होंने क्या की, एन नंबर ऑफ वेव जनरेट की। अगर मैं यहाँ से लेमडा की वैल्यू डालूँ, जब उसने वेव जनरेट की इलेक्ट्रॉन ने, तो उसकी वेवलेंथ और उसमें रिलेशन हमें पता है, H/दिस, तो 2 पाई RN। अब देखो, अब इसको MV को इधर ले जाओ, MV/RN, और NH/2 पाई को इधर ले आओ। ठीक है, ये बोला किसने था, सेड बाय नील बोहर। बोहर जी ने ये बात बोली थी, लेकिन प्रूफ नहीं दिया था। प्रूफ किसने दिया, डी ब्रोगली ने। प्रूफ गिवन बाय डी ब्रोगली। तो इसलिए मैं कह रहा था कि मैं यहाँ से जाना इतना प्रेफर नहीं करता हूँ। कई टीचर हैं वो यहाँ से करा देते हैं, वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला आपको भी पता है यार, अलग अलग फॉर्म से आप निकाल सकते हो। लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि भैया एक चक्कर लगाने में कितनी वेव जनरेट की होंगी, एन वेव जनरेट की होंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट है तो एक, सेकंड है तो दो, थर्ड है तो तीन। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आ गई। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर। और कभी कभी आपको एक फॉर्मूला और ध्यान रखना, अच्छा ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, क्लियर है, ये भी ना बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है आपका। को भी डब्बे में बंद करते हैं। चलो, हाँ एक और मैं दे देता हूँ।
अगर पार्टिकल अगर पार्टिकल आपका क्या है, गैसियस पार्टिकल है, ठीक है, गैसियस पार्टिकल है और टी टेम्परेचर पे है, तो लिखते हैं फॉर अ गैसियस पार्टिकल और एनी पार्टिकल एट टेम्परेचर टी, किसी भी टी टेम्परेचर पे अगर वो है, ज़्यादातर तो गैस मॉलिक्यूल्स की ही बात होती है, काटो इसको भी, फालतू की कंफ्यूजन नहीं करना। क्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी जो इनकी होती है ना, गैसेस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है बेटा 3/2 kT। सर ये कहाँ से आया? गैसेस स्टैटिक चैप्टर होता है, उसमें जाके तुम पढ़ोगे, ठीक है। टी यहाँ पे टेम्परेचर है केल्विन में, और के यहाँ पे है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये यहाँ पे है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। क्लियर। तो यहाँ से भी अब वेवलेंथ, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था? H/2m के काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट, यही फॉर्मूला था। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, H/√2m इंटू 3/2 KT, 2 से 2 कैंसिल, तो लेमडा यहाँ से कितना आया? H/√3m/KT। लेकिन ध्यान यहाँ पे क्या रखना, ये K क्या है और T क्या है, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो बहुत सारे डब्बे बन गए आज, है ना, बहुत सारे फॉर्मूले हो गए। आई नो थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो आप प्लीज़ इसको ढंग से करना, ठीक है। तो अब इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं। वैसे तो मैंने दे ही दिया है ना एक क्वेश्चन फोर्थ ऑर्बिट में, सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन आपका आया हुआ है। जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन दिया था आपको, होमवर्क दिया ना, ये क्वेश्चन 8 बाई नोट, तो ये 2020 में, 2023 में, 2024 में, ऐसे ये मल्टीपल टाइम्स क्या हुआ हुआ है, रिपीट हुआ हुआ है, ठीक है। ये चीज़ ना मल्टीपल टाइम्स क्या हुई हुई है, रिपीट हुई हुई है। तो एक काम करते हैं, बचे हुए क्वेश्चन आप ही के लिए छोड़ते हैं ठीक है, आपका होमवर्क मैं दे देता हूँ। अटेम्प्ट PYQs ऑन डुअल नेचर, ऑन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, इस पे आपने क्या करने हैं, PYQ अपने अटेम्प्ट करके आने हैं। क्लियर है? करके आने का मतलब है ये करके आने हैं, इजी है, एडवांस लेवल तक के भी आप जाओगे तो कर लोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक। ये जो अभी ये वाला फॉर्मूला बताया ना, √3m/KT, ये एडवांस में ही यूज़ होता है, ठीक है। अरे, अरे भाई, चलो, फॉर एडवांस, क्लियर। ये फॉर्मूला आपका एडवांस में ही यूज़ होगा, मैं नेक्स्ट क्लास में लेके भी आऊँगा क्वेश्चन, ठीक है, इतना आप अटेम्प्ट करो, फिर नेक्स्ट आगे हम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे पहुंच जाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना पढ़ते रहो, मज़े करते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।